नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने लेसन 4 को कंप्लीट किया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। और इस वीडियो में हम प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण लेसन नंबर 5 को कवर करेंगे। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, ये दो तरह से आक्रमण हुआ था, अखामनी ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। प्राक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। और जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर में प्रांतों में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। और यह क्षेत्र अनेक छोटे बड़े क्षेत्रों राज्यों में विभक्त था, और जिसमें कंबोज, गांधार एवं मद्र प्रमुख थे। और इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके। और यह संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के इस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ था। और पहला है अखामनी ईरानी आक्रमण और दूसरा है यूनानी आक्रमण। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण अखामनी वंश के राजाओं ने किया था। भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? अखामनी वंश के राजाओं ने किया था। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय थे। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया था। नेक्स्ट है अखामनी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक साइरस द्वितीय, जो 558 ईस्वी ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में अखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। साइरस द्वितीय ने कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया था। बाद में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया था। और साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की थी। और प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया था। और साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्व जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति से हुई थी। और उसका पुत्र कैम्बिसीज द्वितीय था और उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ था। और वह गृह युद्धों में ही उलझा रहा और उसके समय में अखामनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका था। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, जो 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक है। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम या डेरियस प्रथम को हुई थी। भारत पर आक्रमण करने की जो प्रथम सफलता थी वो इनको हुई थी। और दारा के यूनानी सेनापति स्काइलैक्स ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब तथा मकरान तटों का पता लगाया था। और दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में
ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। वो 1516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी में मिला दिया था। नेक्स्ट है, भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था और कंबोज एवं गांधार पर भी उसका अधिकार था। और दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहेस्तून और पार्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया है। इन 3 अभिलेखों से पता चलता है कि सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है, सायरस अथवा जरक्सीज लगभग ये 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल था। यह दारा का पुत्र था तथा उसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया था। यूनानियों ने इसे परास्त कर दिया था और इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया था। जरक्सीज के उत्तराधिकारी तथा पारसिक साम्राज्य का विनाश। जरक्सीज की मृत्यु के पश्चात उसके तात्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अरतजरकसीज प्रथम एवं अरतजरकसीज द्वितीय हुए थे। और साक्ष्यों से पता चलता है कि इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया था। और पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय 360 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक था। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अरबेला या गोगामेला के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने परास्त किया था और किस युद्ध में? गोगामेला या अरबेला के युद्ध में हरा दिया था। और इस प्रकार पारसिकों का विनाश हुआ था। नेक्स्ट है, अखामनी या ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण के क्या कारण थे? ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता थी और भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियाँ थी और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व था और उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति थी। नेक्स्ट है, अखामनी ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था और पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ था। पश्चिम और उत्तर में लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का भी प्रचार हुआ था और अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं और ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी और मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित है। अशोक के शासन की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। यूनानी आक्रमण है। अब सिकंदर फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था, फिलिप द्वितीय था, यह सिकंदर का पिता था और 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था ये, और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। और पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासनारूढ़ हुआ था और वह अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट है, यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व हुआ था। यूनानी शासक जो सिकंदर था, इस सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर
26 ईसा पूर्व में बलख वर्तमान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उसको जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत आया था। हिंदुकुश पर्वत जो खैबर दर्रा है। और तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया था। और सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एवं सीमांत गणराज्य था और जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। और इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, पोरस हार गया था। नेक्स्ट है 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थलमार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत में लौट गया। और सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक निकैया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में और बहु के फला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। ये 2 नगरों की स्थापना करी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर के साथ आने वाले लेखों में नियार्कस और ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोब्यूलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। और इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। नेक्स्ट है दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना। उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की बहुलता थी। आम्बी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला था। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ और सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले जो आज भी भारत व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं।